नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एचएमआईएस डाटा क्वालिटी का। खास करके अभी जो फील्ड विजिट में हम जब जा रहे हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से ये देखने में आता है कि एचएमआईएस में जो डेटा एंट्री हो रही है, बहुत ही त्रुटिपूर्ण डाटा एंट्री हो रही है। इसमें हमें चेक करना होगा, देखना होगा, समझना होगा उन तमाम कॉलम को, क्योंकि एचएमआईएस अभी न्यू प्रपत्र जो न्यू फॉर्मेट जो आया हुआ है, उसमें बहुत सारे डेटा एलिमेंट जो है वो हमको बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी होगा, तब जाकर के हम उसकी एंट्री जो है सही तरीके से कर पाएँगे। तो आज मैं आपको एचएमआईएस की डेटा क्वालिटी में जो मुख्य रूप से 3 बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उन 3 बातों को प्रायोरिटी में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, क्योंकि हर स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग होनी है। सब सेंटर पर भी होगी, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग होगी। तो मुख्य रूप से एएनसी पार्ट को अभी हम कवर करते हैं, और जो की पॉइंट है, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो नए पॉइंट हैं, उनको हम आज फोकस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें डेटा एंट्री कैसे करेंगे, डेटा क्वालिटी में वो किन-किन बातों को ध्यान में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एएनसी का एज ब्रेकअप क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एंट्री हम कैसे करेंगे। तीसरा हम देखेंगे जो डिलीवरी एज ब्रेकअप है, उसकी रिपोर्टिंग में कहाँ-कहाँ पे गलती हो रही है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ इसको निवेदन ये करूंगा कि हर सब सेंटर स्तर पर हर एनएम दीदी के हाथों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। क्या होता है कि हम तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये वीडियो हर हमारे स्वास्थ्य कर्मी के हाथों पे पहुंचना चाहिए, ताकि वहां से जो रिपोर्टिंग होगा, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, उन तमाम जगहों पे इसकी रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये नए न्यू एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे चीजों को हमको गौर करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एएनसी का एज ब्रेकअप। एएनसी एज ब्रेकअप में जो पहला पॉइंट है 1.1, टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे गर्भवती महिलाएं जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, और आप सभी जानते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उनका एमसीपी कार्ड बनना, आरसीएच कार्ड बनना, जिसमें वो पूरे टाइम उसकी आरसीएच पंजी में रजिस्ट्रेशन भी होगी, उसकी एक ही ट्रैकिंग भी होगी। और जैसे कि हम 4 पंजीयन में से एक पंजीयन गर्भ पंजीयन कहते हैं, वो पंजीयन नंबर जो है सबका इंडिविजुअल और एक होता है। तो उसको आपको सुनिश्चित करना है कि तमाम वो गर्भवती महिलाएं जो नए पंजीयन के लिए आई हैं, उनको यहाँ लिखना है। ध्यान रहे डेटा डुप्लीकेसी ना हो, अर्थात वही महिला किसी पीएससी में, किसी सीएससी में, किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा रही है, तो उसका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। 1.1 ए, ध्यान दीजिए इन शब्दों को। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज बिलो 15 ईयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे पूर्व में क्या आता था, पूर्व में जो पंजीयन के लिए आता था, उसके बाद जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कितना। तो अभी भी कई जगह यही समझा जा रहा है कि जो एनसी हुआ उसमें से आप डेटा उसके नीचे डाल दो, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे डेटा एलिमेंट ऐड हुए हैं। ये न्यू डेटा एलिमेंट है। एएनसी का एज ब्रेकअप में 15 साल से कम उम्र की कितने गर्भवती महिलाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, मतलब किसमें से, जो पंजीयन आपने नया रजिस्ट्रेशन किया। देखिए इसी में भी स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। और खास करके जब भी आप बिलो 15 ईयर की आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे जो हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर से शादी होने की बात की जाती है, और अगर आप 15 साल से नीचे आप प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस डेटा को आपको, उनके फिगर जो आंकड़े हैं उसको चेक करने की ज़रूरत होता है। तो ये आप सभी स्तर पर इसको ध्यान दें कि ये आंकड़ा जब आप एंट्री कर रहे हैं तो उसको डेट ऑफ बर्थ, उसका उम्र, ये तमाम चीज़ें आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी चाहिए। दूसरा 1.1 बी, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज 15 टू 19 ईयर। यहाँ पे भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े भी बहुत कम आएंगे।
क्योंकि 15 से 19 साल में आएंगे आंकड़े, क्योंकि 18-19 साल में भी कई लड़कियों की शादी हो जाती है। पर ध्यान दीजिए, हम लोग जब बात करते हैं कि शादी के जो प्रेगनेंसी का अंतराल हम बात करते हैं, जो बच्चा पैदा होना चाहिए शादी के 2 साल बाद होना चाहिए, तो फिर जब हम ऐसी बात करेंगे तो 18 साल में शादी होगी और शादी के 2 साल बाद बच्चे पैदा होंगे, फिर वो 18 19-20 साल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, इस आंकड़े को भी आपको चेक करना है। जो आपने न्यू पंजीयन किया, तो न्यू पंजीयन में आपका जो 15 से 19 साल की जो महिलाएं आ रही है, ये आंकड़े को भी आपको वेरीफाई करने की जरूरत होगा, क्योंकि ये भी आंकड़े बहुत कम होंगे, न के बराबर होंगे। आएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, पर ये आंकड़े आपको देखने की जरूरत है। 1.1c, out of total number of new pregnant women registered with age greater than 19 to 49 ईयर, यहाँ पे वो तमाम ऐसे गर्भवती महिलाएं आएंगे जो 19 साल से 49 साल के मध्य में प्रेगनेंसी के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं, नई महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा डुप्लीकेसी को आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जो आरसीएच पोर्टल में पंजीयन हर गर्भवती महिलाओं का होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपके पूरी गर्भवती महिलाएं जो 19 साल से 49 साल के जो नए प्रेग्नेंट हुए हैं, उन तमाम का यहाँ पे संख्या आएगा। ये आंकड़े बहुत जो एएनसी रिपोर्ट किए हैं उससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी आंकड़े अगर एंट्री कर रहे हैं तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट की बात की गई, अर्थात टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट कहाँ पे है, 1.1 पे है, उसमें से ये बातें की गई है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1.1 डी, यहां भी आप देखिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज ग्रेटर देन 49 ईयर, मतलब 49 साल से अधिक उम्र की महिलाएं। यहाँ पे भी कई ऐसे आंकड़े चौंकाने वाले एंट्री हो जाते हैं, त्रुटिपूर्ण होंगे वो, पर एंट्री दिखाई दे रहे हैं प्रथम दृष्टिया। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इन आंकड़ों को चेक करें। 49 साल से ऊपर की महिलाएं कहा गया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो सिंबल है हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते इस सिंबल को। यहाँ ग्रेटर देन जो सिंबल लगा हुआ है, 49 साल से अधिक उम्र की महिलाएं जो नए गर्भवती पंजीयन हुई हैं। तो ये आंकड़े आप सभी से आग्रह है कि देखें। कई सब सेंटर में इसको समझ में नहीं आ रहा है और डाटा आ रहा है, जो कि सीधे भारत सरकार को रिपोर्ट हो जाता है। हमारे लिए भी ये क्रिटिकल है, और हम इसको फिर हम डेटा जब ह्यूज डेटा आएगा, क्योंकि एक एक फैसिलिटी, एक एक संस्था, एक एक प्राइवेट अस्पताल से आएगा, तो ये रिपोर्ट जो है करेक्ट कराना भी मुश्किल होगा। इसीलिए सभी अभी से, अभी जब सब सेंटर लेवल से डेटा एंट्री हो रही है, पीएससी प्राइवेट अस्पताल से डेटा एंट्री हो रही है, तो इन तमाम कॉलम को, तमाम रो को अच्छे से समझने की जरूरत है। 1.1.1, अर्थात आप जो देखिए 1.1 जो था टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एएनसी, 1.1.1 यहाँ पे है, आउट ऑफ द टोटल न्यू एएनसी रजिस्टर नंबर रजिस्टर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद इन 12 वीक, अर्थात जो 1.1 में जो नया रजिस्टर हुई है एएनसी के लिए, उसमें से कितने महिलाएं हैं जो 12 सप्ताह अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो रजिस्टर हुई, किसमें से, 1.1 में से। ठीक है, तो आप इस कॉलम को भी देखिए। कभी भी ये कॉलम जो है टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको खुद से वैलिडेट करके डेटा को डालना होगा। आने वाले समय में इन सभी में चेक लग जाएंगे, पर अभी फिलहाल आप अपना डेटा वैलिडेट करके डालें। 1.1.2, यहाँ पे सीधा सीधा आप इस कॉलम को देखिए। यहाँ पे 1.1 का संबंध और 1.1.2 दोनों में डिफरेंस है। 1.1 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, और 1.1.2 में एक और चीज इंक्लूड है जो कहा जा रहा है ओल्ड केसेस। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन तो आ ही गया, यहाँ ओल्ड केसेस भी आएंगे। तो ओल्ड केसेस का मतलब क्या हुआ, ओल्ड केसेस का मतलब जो आपने
पूर्व में, जिन्हें जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में जो आ रहे हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आ रहे हैं, फोर्थ ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं, जो भी आपने उनको अटेंड किया, आखिरी में शब्द लिखा है अटेंडेड, टोटल एएनसी फुटफॉल केसेस, ओल्ड केसेस प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन अटेंडेड। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो एएनसी जितना नया रजिस्ट्रेशन किए वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही जो ओल्ड केसेस हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर में आपने जिनको जांच किया है, चेक किया है, वो संख्या भी 1.1.2 में आएगा। क्लियर? और दूसरा जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं वो है आपका एचआरपी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी आपको समझना होगा, क्योंकि जब एचआरपी की आप एंट्री कर रहे हैं, अभी हम कई संस्था में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो वहां जब जाते हैं तो बहुत ही चौंकाने वाले डेटा आ रहे हैं। मैं तो सभी मेडिकल ऑफिसर और जितने भी हमारे सुपरवाइजर, जितने भी हमारे इंचार्ज हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस एचआरपी को अवश्य देखें। पहला 1.9.1 टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी इंट्रापार्टम इंक्लूडिंग फॉलोइंग। इंट्रापार्टम का मतलब क्या हुआ? देखिए, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। पार्टम मतलब होता है जैसे डिलीवरी, तो इंट्रापार्टम डिलीवरी के दौरान, ठीक है, डिलीवरी के दौरान जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें ये जो लक्षण, क्या क्या लक्षण आएंगे वो नीचे दिया गया है। जैसा कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ पोस्टपार्टम हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इन द फैसिलिटी। देखा, कोष्टक में आपने लिख भी दिया, डिलीवरी के तुरंत बाद संस्था में पोस्टपार्टम हेमरेज के कितने प्रकरण हैं, ठीक है, संस्था में। इन द फैसिलिटी, यहाँ पे क्या बात की गई है? इन द फैसिलिटी, संस्था में डिलीवरी के तुरंत बाद पीपी हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की कितने नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कितने गर्भवती महिलाओं का जो है पीपीएच जो है फैसिलिटी में हुआ। 1.9.1 बी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ सेप्सिस इन द फैसिलिटी, सेप्सिस के केसेस कितने गर्भवती महिलाओं में पाए गए संस्था में जब जांच के दौरान। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाई विथ एक्लेम्सिया इन द फैसिलिटी, कितने प्रेग्नेंट वुमेन जो है आइडेंटिफाई हुई एक्लेम्सिया केस के लिए। 1.9.1 डी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाइड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इन द फैसिलिटी, संस्था में कितने गर्भवती महिला ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के लिए आइडेंटिफाई हुई। और 1.9.2, ये क्लियर हो गया। पहला 1.9.1 जो है वो क्या था? इंट्रापार्टम, ठीक है, टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी एचआरपी इंट्रापार्टम, जिसमें इंट्रापार्टम फैसिलिटी में आपका पीपीएच है, सेप्सिस है, एक्लेम्सिया है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। आगे हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंटीपार्टम। यहाँ पे चेक्स आपके किस तरह लगेंगे, पहले एक बार ये बता देता हूँ। इंट्रापार्टम में जितने जितने डिलीवरी होंगे, ध्यान दीजिए, ये सब के सब फैसिलिटी में आ रहे हैं और डिलीवरी से रिलेटेड हैं। कई बार क्या होता है, एचआरपी केसेस तो हम रिपोर्ट करते हैं, डिलीवरी रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये विरोधाभास है, जब आप एचआरपी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फैसिलिटी में तो डिलीवर होगी, वो फिर आप जो है या तो फिर उस स्थिति में रेफर हो जाएगी कहीं पर। क्या है, जब आप डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी का डाटा और इस डेटा को आपको वैलिडेट करने की जरूरत होगी। 1.9.2 टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंटीपार्टम, ओनली न्यू केसेस आर टू बी रिपोर्टेड। प्रसव के पूर्व एंटीपार्टम, ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैंने बार बार कहा है, जैसे एंटीनेटल चेकअप, तो हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल चेकअप गर्भवती पंजन, ठीक है। हम लोग जो प्रेगनेंसी में एचआरपी एंटीपार्टम के दौरान, मतलब प्रसव पूर्व जो है एचआरपी केस आइडेंटिफाई होते हैं, ओनली न्यू केस यहाँ पे रिपोर्ट होंगे 1.9.2 में। टोटल नंबर ऑफ एएनसी और पीएनसी केसेस रिफर टू हायर फैसिलिटी एनी अदर फैसिलिटी, वो रिपोर्ट होंगे 1.9.2। इसमें क्या कहा है? एएनसी आर पीएनसी, ठीक है, चाहे गर्भवती हो चाहे शिशुवती हो, पीएनसी हो,
उनको अगर हायर फैसिलिटी में हम रिफर कर रहे हैं, कभी दूसरे फैसिलिटी में रिफर कर रहे हैं, तो 1.9.2 में रिपोर्ट होगा। 1.9.4 टोटल नंबर ऑफ एएनसी आर पीएनसी केसेस रिफर्ड इनटू द फैसिलिटी। ठीक है, वो पहले क्या हायर फैसिलिटी में रिफर हुए, और यहाँ पे जो है आपकी फैसिलिटी में इनटू द फैसिलिटी कितने आपके यहाँ रिफर होके आए। एक होता है आपके यहाँ से कितने हायर फैसिलिटी में रिफर हुए, और दूसरा आपके यहाँ कितने जो है रेफर होके आए। ये जानकारियां जो है आपको आपके इस एचआरपी केसेस प्रकरण में आपको रिपोर्ट करने की जरूरत होगा। क्लियर है? तो ये भी बाइफर्केशन न्यू है, ये बाइफर्केशन नए हैं, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, अपने डॉक्टरों की सलाह, अपने जो इंचार्ज से चर्चा करने की जरूरत है, तभी ये आंकड़े आपके सही होंगे। नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ट्रीटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके जो है आपने उनको ट्रीटमेंट दिया है, वो तमाम जानकारियां जो है यहाँ पे होगा। अर्थात जितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होंगी, उन तमाम जानकारियां 1.9.5 में रिपोर्ट होगी। अभी हम बात करेंगे डिलीवरी का बाइफर्केशन। डिलीवरी में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो गलत आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। एक जगह आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, होम डिलीवरी, दोनों का रिपोर्ट, फिर लाइव बर्थ हो, तमाम चीजें आप डालते हैं, पर यहाँ पे बात की गई है कि डिलीवरी कौन से एज ग्रुप की महिला ने डिलीवर की। ठीक है, कौन से एज ग्रुप की महिलाएं जो है प्रसव करी है। तो 2.3 में जब जब जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी होम एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टेड, तो यहाँ पे होम और इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टेड, आपको ये कॉलम में आपको डाटा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन विथ एज बिलो 15 ईयर, 15 साल जो डिलीवरी हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जो डिलीवरी हुआ है, उसमें से 15 साल से कम उम्र की महिलाएं ने कितने बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, दूसरा, वो 15 से 19 साल की महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया। फिर 19 साल से अधिक और 49 साल तक की महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया। और चौथा है 49 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया। अब बातें यहाँ पे समझने वाली क्या है, समझने वाली बात क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी होम प्लस इंस्टीट्यूशनल, घर में और संस्था में जितने प्रसव हुए हैं, उसमें से 15 साल की महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उनमें से 15 से 19 साल की महिलाओं ने कितने को जन्म दिया, और 19 साल से 49 साल की महिलाओं ने कितने को जन्म दिया, और 49 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने कितने को जन्म दिया। तो ये बाइफर्केशन आपका हमेशा होम और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बराबर होगा, उन दोनों के योग के बराबर होगा, न कि यहाँ पे डाटा उल्टा पुल्टा डाल दें। इस डाटा बहुत ही विरोधाभास जानकारी आ रही है, आप इस डाटा को सभी स्तर पर इसको चेक कराएं। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि हम इन रिपोर्ट को सभी स्तर पर थोड़ा बारीकी से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और क्या कॉलम कह रहा है, क्या रो कह रहा है, उन तमाम इंडिकेटर को थोड़ा सा अपने इंचार्ज के साथ, अपने डॉक्टर के साथ बैठ करके एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये रिपोर्ट इतना कठिन है, आसानी से हम सभी इसको कर पाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि ये 3 पॉइंट मैंने आगे आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अगर ये पसंद आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पर आप और भी डिमांड कर सकते हैं, और चीजें आप कमेंट करके लिख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम हर एंटीजन, हर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जिसमें आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस चैनल में पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में बने हुए हैं, आपको इस चैनल पे पसंद आ रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने में एक महती भूमिका निभाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं, सकारात्मक सोच
सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। तो हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर निश्चित रूप से एक सकारात्मक कार्य की ओर अग्रसर होंगे। बनिए मेरे साथ। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।